हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा क्लास रहेगा वो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। वो है मनसबदारी सिस्टम एंड जागीरदारी सिस्टम, और दूसरा रहेगा कि ज़ब्ती सिस्टम क्या होता है और ज़मींदारी सिस्टम, और ये आता है अकबर के टाइम पे। तो बेसिकली हम जो है यहाँ पे मुग़ल पीरियड का एक अकबर के टाइम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। और इसी के साथ उस वक़्त ज़मींदारी सिस्टम क्या होती थी, और ये ज़ब्ती सिस्टम या ज़ब्त सिस्टम या बंदोबशी सिस्टम या दशहरा सिस्टम जो भी, क्योंकि एनसीईआरटी में खाली ज़ब्ती सिस्टम मेंशन है, बाकी कुछ दूसरे गवर्नमेंट बुक्स में जो है बंदोबस्ती या फिर दशहरा सिस्टम के नाम से भी इसको मेंशन किया हुआ है। तो इसी चीज़ को एक आसान तरीके में कोशिश करूँगा इसमें समझाने की। तो यहाँ पे आप देखो, पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। तो ये जो दो कीवर्ड्स है ये आप पढ़ोगे मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव या सिविल और मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन जो ये ज़ब्ती सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम है वो आप पढ़ोगे इन रेवेन्यू कॉन्टेक्स्ट में, रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में। तो हम पहले पढ़ेंगे मनसबदारी सिस्टम। मनसब किसको कहेंगे? मनसब कहेंगे किसी रैंक को। जैसे कि आजकल अगर आप पुलिस में देखोगे तो अलग अलग रैंक से, और हर कोई जो है एक नीचे रैंक से स्टार्ट करता है, फिर प्रमोट होके वो आगे और रैंक्स में चला जाता है, तो उस तरह के रैंक से। तो इसी तरह अकबर जब रूलर बनता है तो वो अपने एक सिस्टम, एक मनसब क्रिएट करते हैं, अलग अलग लेवल्स या अलग अलग रैंक्स बनाता है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिलिट्री और सिविल ऑफिस के लिए। हम कह सकते हैं आज के टाइम पे जो हम ऑफिस का रैंक्स कहते हैं उस वक्त मनसब उसको कहेंगे। अब कोई बंदा कोई मनसब होल्ड करता है, ठीक है, मान के चलो यहाँ पे अगर मैं इसे एग्जांपल के लिए, एक ऑफिस है उसका रैंक ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, तो मान के चलो वो यहाँ पे इंटर करता है, फिर प्रोमोट होकर बी जाएगा, फिर सी जाएगा या फिर डी जाएगा, तो रैंक में वो बढ़ रहा है ओवर टाइम। तो उसी रैंक को हम कहेंगे मनसब। और उस रैंक में जो बंदा बैठा होगा, जिस भी रैंक में जो भी बैठा होगा, उस बंदे को क्या कहेंगे? पर्सन। तो पर्सन को कहेंगे मनसबदार, मनसबदार। और इसी सिस्टम को, इसी रैंकिंग की जो सिस्टम है उसी को हम कहेंगे मनसबदारी सिस्टम। अब इस सिस्टम में क्या होगा कि ये जो रैंक होल्डर्स है, ये जो भी बंदा रैंक लेके बैठा हुआ है, इसको जो है मुग़ल एम्पायर में या अकबर के टाइम पे दो ड्यूटीज़ करने होते थे। सिविल ड्यूटीज़ होती थी या फिर उसको मिलिट्री ड्यूटीज़, उसको दो ड्यूटीज़ करनी होती थी। अब जो भी बंदा इस रैंक में बैठा हुआ है, कोई भी रैंक हो सकता है, और हर एक रैंक का अपना सैलरी होगा, जितना रैंक ऊपर जाएगा उतना उसकी सैलरी बढ़ेगी, है ना। तो उसी तरह से, और अब ये जो बंदा है, ये जो मनसबदार है, जो एक मनसब लेके बैठा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मनसब डी है, अब इसकी अपनी एक रैंक होगी। अब वहाँ पे या तो सिविल में कोई ड्यूटी परफॉर्म करेगा या फिर वो मिलिट्री कोई ड्यूटी परफॉर्म करेगा। तो इस बंदे को हम कहेंगे मनसबदार। अब देखो, अब आज के टाइम पे हम जो अलग अलग लेवल के ऑफिसर्स होते हैं उनको हम सैलरी दे देते हैं, गवर्नमेंट उनको डायरेक्ट मंथली सैलरी दे देता है। लेकिन उस वक्त क्या होता है कि अब जो है अकबर के टाइम पे मान के चलो ये कोई बंदा है, अब ये कोई मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं अकबर के किंगडम में, तो अब इसको एज ए सैलरी एक एरिया दिया जाता है। मान के चलो ये पूरा एरिया दिया गया है किसको? इस बंदे को। तो इस एरिया को हम कहेंगे जागीर। जागीर क्या होता है? ये एक लैंड है, ये एक लैंड है, लैंड को हम कहते हैं जागीर। तो अब इस बंदे को क्या करना है कि जो भी एरिया इसको लैंड दिया गया है ऐसे जागीर, अब ये बंदा वहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन करेगा और उसको अपने सैलरी में एज ए सैलरी यूज़ करेगा। तो इसी को हम कहेंगे जागीरदारी सिस्टम। अब जागीर हो गया लैंड। अब जो लैंड होल्ड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? हम जागीरदार कहेंगे। जिस बंदे ने होल्ड किया हुआ है उस लैंड को, इन दैट कॉन्टेक्स्ट उसको जागीरदार कहेंगे। और इस होल सिस्टम को क्या कहेंगे? मनसबदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम। अब इस मनसब में, अब हर एक मनसबदार, अब यहाँ पे ये है बंदा। मनसबदार में आपको दो कीवर्ड्स याद रखने हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं ज़ात और एक होता है सवार। ये दो कीवर्ड्स आपने याद रखने, ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिया हुआ है। ज़ात हम कहेंगे कि देखो यहाँ पे इस एग्जांपल में मान के चलो ये ए बंदा है, इसका मनसब छोटा है, फिर बी का उससे बड़ा है, सी का उससे बड़ा है, डी का उससे बड़ा है। तो जितना मनसब बढ़ता जाएगा उतना उसका जो ज़ात और सवार का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। मीन्स कि ज़ात हो गया नंबर ऑफ फौजी, वो अपने अंडर मान लो इस मनसबदार को ये कोई मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म करते हैं,
अब मिलिट्री ड्यूटी के लिए उसके पास तो फौजी होने चाहिए, आर्मी होनी चाहिए, और उसके बाद कैवेलरी, कैवेलरी मीन्स घुड़सवार, उसके पास कैवेलरी होनी चाहिए मीन्स घुड़सवार मीन्स जो घोड़ों पे जो है जंग करते हैं। एक होते हैं फौजी जो ग्राउंड पे पैदल जंग लड़ते हैं, एक होते हैं कैवेलरी जो घोड़ों पे चढ़ के जंग लड़ते हैं, उसको हम बोलेंगे घुड़सवार। तो हर एक मिलिट्री, हर एक रैंक में उसका एक अपना फौजी का नंबर होगा एक्स, और इसका एक अपना सवारी नंबर होगा, और ये जितना रैंक या मनसब बढ़ता है उसका ज़ात नंबर बढ़ेगा, मीन्स नंबर ऑफ सिपाही उसको ज़्यादा होंगे, और जिसका रैंक कम होगा, जिसका मनसब कम होगा, उसका ज़ात और सवार नंबर भी कम होगा। ज़ात मीन्स वो मनसबदार कितने आर्मीज़ को रख सकता है, फौजियों को रख सकता है, ज़ात मीन्स वो कितने जो है घोड़ों को रख सकता है। इन ईजी लैंग्वेज में उस तरह से समझो। तो ये दो कीवर्ड्स याद रखने हैं, ज़ात और सवार। अब यहाँ पे एक पॉइंट एनसीईआरटी में दिया होता है, वतन जागीर। वतन जागीर, देखो जागीर का मतलब तो क्या हुआ, लैंड हुआ, ये तो हमने समझ गया। अब वतन, देखो यहाँ पे होता क्या है कि जब अकबर रूलर बनता है, तो अकबर जब रूलर बनता है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा मैप को अगर हम ऐसे करके थोड़ा देख लें इंडिया का, अगर ये मैप है तो यहाँ पे दिल्ली में अकबर बैठा हुआ है। जब अकबर रूलर बनता है तो यहाँ पे इस एरिया में जो मराठा ये राजपूत होते हैं, उसमें बहुत सारे राजपूत होते हैं जो अकबर को अपना जो है रूलर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ राजपूत होते हैं जो अकबर को रूलर एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो अकबर क्या करेगा, जो भी राजपूत ने अकबर का रूल एक्सेप्ट करा या उसके अंडर रहने को एक्सेप्ट किया, उन सब राजपूत को वो एक एक अलग अलग किस्म का मनसब दे देगा, और वो अपने लैंड को एज ए जागीरदार यूज़ करेंगे। लेकिन उसमें कुछ राजपूत होते हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है साफ से, वो होते हैं सिसोदिया राजपूत। सिसोदिया राजपूत, तो सिसोदिया राजपूत एक ऐसा एक राजपूत का ग्रुप होता है जो अकबर को एज अपना रूलर नहीं मानता है इनिशियली, लेकिन बाद में जो है अकबर इनके साथ लड़ाई करता है, फिर इनको हरा देता है। हरा देने के बाद उनको एक अच्छे एहतराम के साथ वापस अपनी जगह पे बिठा देता है, लेकिन अपने अंडर रख लेता है। मीन्स कि उसके बाद जो है ये जो सिसोदिया राजपूत हैं वो अब अकबर के अंडर ही होंगे, और उनको अपना जो जगह है, जो उनका लैंड है, वो वापस कर देगा। जिस तरह यहाँ पे जागीर, तो वो अपने लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, तो उसको स्पेसिफिक नाम दिया है वतन कहेंगे। तो वतन जागीर किन के लिए, किसको कहेंगे, तो वो जागीर जो राजपूत को दी गई थी, या हम स्पेसिफिकली सिसोदिया राजपूत को। तो यहाँ पे आपने जो 3 पॉइंट्स क्वेश्चन में आ सकते हैं वो यही याद रखना है कि मनसबदारी सिस्टम या जागीरदारी सिस्टम किसने लाया था, अकबर ने लाया था। कब लाया था, अराउंड 1570s में या 71 में। और इसमें जो 2-3 कीवर्ड्स याद रखने वो है कि ज़ात क्या होता है, नंबर ऑफ आर्मी या फौजी, एक मनसबदार कितने फौजी रख सकते हैं उसको हम ज़ात कहेंगे। उसमें दूसरा सवाल आ सकता है, सवार किसको कहेंगे, कि वो मनसबदार कितने घुड़सवार रख सकते हैं, कितने कैवेलरी या कैवेलरी मैन रख सकता है, वो चीज़। और उसके बाद एक क्वेश्चन आता है वतन जागीर किसको कहेंगे, तो वो जागीर, वो लैंड जो राजपूत को अकबर ने वापस करी थी, तो उसी को हम वतन जागीर कहेंगे। तो यहाँ पे ये जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है मनसबदारी और जागीरदारी, लेकिन जो ज़ब्ती सिस्टम और ज़मींदारी सिस्टम है वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रेवेन्यू में होगा। अब हम उसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो ज़मींदार क्या होते हैं, देखो अब एक एरिया है, एक गांव है, हर एक गांव का एक लॉर्ड होता है या उसका हेड होता है। गांव का जो हेड होता है उसी को क्या कहेंगे हम, ज़मींदार। गांव मीन्स आज के जितना छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, जो उसका हेड होता है उसको हम ज़मींदार कहेंगे। वो क्या करते हैं कि इस गांव में जितने भी किसान काम करेंगे उन किसानों से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, और यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करेगा ज़मींदार, और वो रूलर को दे देगा। तो ज़मींदार का काम होता है। और ज़मींदार इस गांव में जो है एक तो रेवेन्यू कलेक्शन करेगा, दूसरा यहाँ पे वो पुलिस का भी फंक्शन करता है, यहाँ पे वो जज का भी या जुडिशरी का भी फंक्शन कर रहा होता है। ओके, अब यहाँ पे ज़ब्ती सिस्टम, ZABT या ज़ब्त या ज़ब्ती सिस्टम। देखो अब यहाँ पे हम अभी कह रहे थे कि जो ज़मींदार है वो लैंड एरिया का ओनर है, हेड है वहाँ का, और वहाँ पे जो भी पीजेंट्स या जो किसान चीज़ें उगाते हैं उनसे वो टैक्स कलेक्शन करेगा, और वो टैक्स कलेक्ट करके किसको देगा, राजा को देगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि किस ज़मीन में कितनी क्रॉप जो है उगाई जाती है, कैसी क्रॉप उगाई जाती है। अब हर जगह पे जो ज़मीन की फर्टिलिटी है वो अलग होती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए होता क्या है कि इन 1570s में, इन 1580s में जो अकबर होते हैं, अकबर के एक रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर के जो
कोर्ट में जो रेवेन्यू मिनिस्टर होते हैं उनका नाम होता है टोडर माल। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि हु वाज टोडर माल, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका नाम साफ दिया हुआ है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये जो टोडर माल है वो अकबर के कोर्ट में रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे। अब ये एक स्कीम लाता है, उसके चलते ये जो मिनिस्टर है वो क्या करेगा, 1570 से लेके 80 के बीच में, तो ये जो 10 साल है उसमें देखेगा कि किस ज़मीन में किस टाइप की ग्रोथ होती है और किस ज़मीन, कौन सी ज़मीन कितनी फर्टाइल है वगैरह वगैरह। तो उसका एक एवरेज निकाल के उस ज़मीन का रेवेन्यू फिक्स किया जाता है। मींस कि अब मान के चलो यहाँ पे एक ज़मीन है जो काफ़ी फर्टाइल है तो इसका जो रेवेन्यू होगा वो ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी एक ज़मीन है जो इक्वल इन एरिया इक्वल है लेकिन फर्टिलिटी उतनी है नहीं, तो यहाँ का रेवेन्यू ऑब्वियसली उससे कम होगा। तो कुछ इस तरह से टोडर माल क्या करते हैं, 10 साल जो पीरियड है उसमें किस ज़मीन से कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, किस टाइप का ग्रोथ हो रहा है, वो सब एवरेज करके एक रेवेन्यू फिक्स कर देते हैं। तो उसी को हम कहते हैं ज़ब्ती सिस्टम। तो ज़ब्ती सिस्टम क्या हुआ, एक रेवेन्यू सिस्टम हो गया ज़ब्ती सिस्टम। तो ये आपने याद रखना है। और इसी ज़ब्ती सिस्टम को अब यहाँ पे हमने क्या कहा, 10 साल, तो 10 को हम क्या बोलते हैं, दशाला। इसी को हम दशाला सिस्टम भी कहा जाता है। तो कल को आपको दशाला सिस्टम का पूछेंगे तो भी यही ज़ब्ती सिस्टम है। एनसीईआरटी में जो है ये एज ज़ब्ती सिस्टम दिया हुआ है, लेकिन कुछ दूसरी बुक्स में दशाला सिस्टम या बंदोबस्ती सिस्टम भी इसको कहा जाता है। तो आई होप ये 2-4 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।